नमस्कार, राम राम सभी किसान साथियों। आपके साथ मैं हूं मोहन मेरे और आप जुड़े हैं आप लोग मीरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक अच्छी जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि अब खरीफ की जो बुआई है वो शुरू हो चुकी है। विशेषकर कपास की जो फसल है अब किसान जोतने लगे, क्योंकि आकातीज का टाइम भी आ गया। आकातीज को जो है बढ़ोतरी करके वो तैयारी शुरू कर देते। आज अपने साथ जुड़े हैं मीरता सहायक निदेशक कृषि राम प्रकाश जी बेड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बेड़ा साहब, आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को ये बताएंगे कि विशेषकर अभी कपास की जो बुआई चल रही है, तो हमारे किसान साथियों को बताइए कि बुआई का जो समय है कपास का कौन सा सही रहता है, क्या टेम्परेचर रहता है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मोहन जी मेरे साथ। आप किसानों के लिए अपना जो मीरता चैनल चला रहे हैं वो किसानों के लिए हर चीज़ की योजना, मंडी के भाव है, कृषि विभाग में भी आपने आज फर्स्ट टाइम एंट्री की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कपास की बात है। कपास जिसे अपन व्हाइट गोल्ड कहते हैं, सफ़ेद सोना कहते हैं, और वर्तमान में सभी फसलों के जिनसों के भाव भी अच्छे हैं, तो उसमें से कपास के भी भाव बढ़िया हैं। कपास किसानी के लिए एक बहुत आमदनी वाली देने वाली फसल है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बुआई के टाइम की। टाइम की बात करें तो अपन 5 मई से लेके 31 मई तक इसका वैसे ऑप्टिमम टाइम मानते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर वैसे क्या है कि सारी चीजें निर्भर करती है कि हर फसल के तापमान पर निर्भर करती है। अपन एक बुआई का टाइम निर्भर वो अलग है, लेकिन एक टेम्परेचर पे सारी चीजें फिक्स करती है। बाकी अमूमन कपास के लिए 32 से लेके 35 डिग्री टेम्परेचर जब रहता है, तब वो उसके जर्मिनेशन के लिए, बीज के अंकुरण के लिए उचित तापमान रहता है। और किसान वर्तमान में टेम्परेचर चल रहा है थोड़ा, उसे 17-10 दिन बाद में, जैसे कल 31 अक्षय तृतीया थी और हड़पते का टाइम आ गया, और 1 तारीख के आसपास बाद में इसकी कपास की बुआई शुरू कर सकते हैं। जानना चाहेंगे कि काफी सारे किसान हैं, तो इस बार जो फसलों के भाव अच्छे मिल रहे हैं, तो हमेशा वो जल्दबाजी करते हैं, मतलब समय से पहले बुआई कर देते हैं, उसको कहीं ना कहीं नुकसान भुगतना पड़ता है किसान को। जी देखो, हर चीज के लिए फसल तो अपने एक समय के अनुसार ही होगी। समय के अनुसार फसल किसान नहीं बोएगा तो उसकी उचित पैदावार नहीं मिलेगी, ये अपन सब जानते हैं। और अपनी जल्दी इसमें काम नहीं आती है। आजकल तो किसानों के लिए सुविधा भी है, जल्दी बार करने की आवश्यकता नहीं है। किसान अपने ट्यूबवेल है उसके पानी इकट्ठा फार्म पॉन्ड में करके और फिर एकत्रित एक साथ में कपास की बुआई कर सकता है। किसानों को जल्दीबाजी करने की आवश्यकता इस चीज के लिए नहीं करनी चाहिए, समय आने पर ही बुआई करनी चाहिए। तो हमें ये भी बताइए बेड़ा साहब की कपास है वो कम से कम ज्यादातर किसान है वो धोरी डाल के, अभी इस मीरता बेल्ट की बात करें तो वहाँ उसको बीज लगाते हैं। तो बीज, दोनों बीज के बीच कितनी है वो दूरी होनी चाहिए ताकि उसका जर्मिनेशन अच्छा हो? देखिए, कपास के लिए मैं आपको किसान भाइयों को सलाह देना चाहूंगा। किसान भाई इसमें बूंद बूंद सिंचाई एक सरकार के विज्ञान विभाग की तरफ से हमारे, जिसमें सब्सिडी भी मिलती है, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। कपास के लिए ड्रिप इरिगेशन के साथ में आप सिंचाई का साधन अपना कर बुआई करें तो किसानों के लिए सबसे बढ़िया फायदेमंद रहेगी। इससे क्या होगा, एक तो जो लाइन टू लाइन जिसे अपन कतार से कतार कहते हैं, ये 1 मीटर जिसे अपन 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कह सकते हैं, लाइन टू लाइन दूरी मेंटेन रहेगी। दूसरी बात आती है पौधे से पौधे की दूरी। देखो, एग्रीकल्चर के अंदर कोई सी फसल हो उसके लिए पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी मेंटेन रखना जरूरी है। यदि वो अपन मेंटेन नहीं रखेंगे तो उसमें आने वाले समय में ज्यादा अपन नजदीक बो देंगे तो कीड़े बीमारियों का प्रकोप अटैक ज्यादा हो जाएगा, जिससे उल्टा किसान को फसल का नुकसान मिलता है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी किसान भाइयों से, आप ड्रिप इरिगेशन के साथ में कपास की बुआई करें, और इसके लिए आप 1 मीटर दूरी पर रो टू रो मेंटेन करें, कतार से कतार। और दूसरी बीज की दूरी है जो 60 सेंटीमीटर दूरी पर अपन, वो उसमें ड्रिपर्स लगे होते हैं, वो उसमें ड्रिपर्स 60 सेंटीमीटर दूरी पे लग जाएंगे। अब हम बात करना चाहेंगे, किसान खेत जोतने से पहले खेत को तैयार करता है तो उसमें गोबर खाद, देसी खाद भी डालते हैं। तो देसी खाद कितना एकड़ में क्या रहना चाहिए और डीएपी वगैरह किस रेशियो में डालना चाहिए? जी बिल्कुल। देखो, हर जिस प्रकार से एक इंसान के लिए अपनी एक खुराक होती है, उस खुराक के अनुसार अपने को खुराक लेना पड़ता है। और यदि वो खुराक नहीं ले पाते हैं तो अपन किसी न किसी बीमारी का शिकार या कमजोरी अपने अंदर पोषक तत्वों की अपने जो कमी आ जाती है। और अपने ह्यूमन के अंदर भी कई प्रकार के अपन पोषक तत्वों की टेबलेट्स लेनी पड़ती है। उसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर के अंदर जो भी फसलें हैं उसके लिए हर चीज का एक शेड्यूल बना हुआ है कि किस चीज फसल के अंदर क्या क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूंगा, मतलब देसी खाद है 8 से 10 टन है जो 1 हेक्टेयर के अंदर देसी खाद डालेंगे, और उसे अपने को
सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो बनी रहेगी और मेजर पोषक तत्वों के साथ में माइक्रो पोषक तत्व भी मिलेंगे और लगभग 2 बैग डीएपी के और 1 बैग एमओपी का प्रति हेक्टर काम में लेंगे, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटाश की भी अपने को कपास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कपास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश ने डालने पर लास्ट में पोटाश की कमी हो जाती है और उसके पत्ते वगैरह भी बैंगनी रंग के पीले कलर लास्ट में होने लग जाते हैं उसकी पोषक तत्वों की कमी से, जिस प्रकार से हल्का लाल कलर का उसके पौधों पर चटके पड़ जाते हैं। फिर बाद में पोटाश डालते हैं किसान। उससे अच्छा अपन बोए से पूर्व जो खेत को तैयार करके रोटावेटर निकाल के फिर उसकी धोरी बना के जो लाइन मेंटेन करके उसके ऊपर बोए, उठी हुई क्यारी के ऊपर जो लाइन है धोरी के ऊपर उसके ऊपर बोएंगे तो अपने बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा अपन मेजर पोषक तत्वों के अलावा जिंक वगैरह जिसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं वो भी अपनी मिट्टी के अंदर कम है मात्रा जिंक सल्फेट की, तो अपन इसके लिए जिंक सल्फेट माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है वो भी अपन काम में ले सकते हैं। जिंक सल्फेट 2 प्रकार के आते हैं, 21% जिंक सल्फेट और 33% जिंक सल्फेट। बेसल डोज जिसे अपन कहते हैं वो इसे पूर्व जो मात्रा डालते हैं उसको अपन बेसल डोज कहते हैं। इसके लिए अपन जो 33% जिंक सल्फेट आती है वो 15 किलो प्रति हेक्टर की तरह से काम में ले सकते हैं और जो 21% जिंक सल्फेट आती है वो अपन 25 किलो मात्रा जिंक सल्फेट काम में ले सकते हैं, जिससे बाद में अपने को जिंक की कमी पौधे के अंदर नहीं आएगी। और सबसे पहले किसान जो बीज रोपने से पहले जो तैयारी करते हैं, खरपतवार से पूर्व में जो बचाव करते हैं, उसमें किस प्रकार का जो है वो खरपतवार नाशक दवाई डालनी चाहिए, वो फसल पे भी नुकसान नहीं करे? मतलब कोशिश किसान ये करें, जैसे मैंने अभी बात कही ड्रिप की, ड्रिप अपन लगाएंगे। सबसे बड़ा ड्रिप का फायदा ये है कि पहली बात तो पानी की बचत होती है और जहाँ पौधे को जरूरत है पानी वहाँ पानी मिलेगा। बाकी बात रही दूसरी फायदा जो होगा, जैसे अभी अपन मई के अंदर कपास की बुआई कर रहे हैं और मई और जून लास्ट के अंदर अपने को 15-20 जून के बाद में मानसून की शुरुआत होती है, जब जाके बारिश होती है या कई बार जुलाई में फर्स्ट तक पहुंच जाता है। तो 2 महीने तक अपन फसल खड़ी रहती है और अपन क्यारी विधि से धोरी विधि से सिंचाई करेंगे तो सारे खेत के अंदर पानी देना पड़ेगा, पानी का वेस्टेज ज्यादा होगा और उसमें सभी जगह अनावश्यक खरपतवार उगेंगे। ड्रिप से अपन सिंचाई करेंगे तो सबसे पहले जहाँ पौधे को पानी की जरूरत है, जहाँ बीज अपन ने जर्मिनेट उसको उगाया है वहीं पे पानी लगेगा और बाकी खेत सारा का सारा सूखा रहेगा, तो अनावश्यक खरपतवार नहीं उगेंगे। बाकी वो इस जो पेंडामेथिलिन खरपतवार आता है वो इस किसान इसके लिए काम में ले सकते हैं। कोशिश ये रखें जितने भी खरपतवार नाशी चाहे किसी फसल में डालते हैं, ये जमीन की जो उर्वरक शक्ति होती है उसको कमजोर करते हैं। किसान भाई इस चीज को एज पॉसिबल एज जहाँ तक संभव हो खरपतवार नाशी से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और अपनी मैनुअल वर्क करके उसको खरपतवार को उखाड़ने की कोशिश करना चाहिए, ताकि अपनी जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो बनी रहे। कॉटन के लिए कौन सी जो मिट्टी है सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? अच्छा, मिट्टी की बात करें तो जो दोमट मिट्टी होती है ये इसके लिए उपयुक्त है। अपनी वेठता के आसपास की जमीन सारी काली भारी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, इसके लिए बहुत उपयुक्त है। और किसान जहाँ फसल जैसे एक बार जो है डीप प्लोइंग कहते हैं, जैसे गर्मी की जुताई की हुई है उसके अंदर रोटावेटर चला के जो ढेले वगैरह फोड़ के फिर उसके अंदर सोइंग का काम करे तो अच्छा है। अब बेटा साहब यहाँ बात करना चाहेंगे, कुछ सालों पहले जो है कपास का बीज देसी आता था, अब बीटी आ गया, तो बीटी क्या है? जी देखिए, पुराने जमाने के अंदर देसी कपास बोते थे किसान, और देसी कपास के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती थी किसानों को, 10-10, 15-15 स्प्रे करते थे। वो स्प्रे करते थे ये कपास के अंदर, डिड्डू के अंदर पिंक बॉलवर्म कहते हैं, कपास की सुंडी कहते हैं, डिड्डू के अंदर जो सुंडी लगती थी, जो उस डिड्डू को सारा जो कॉटन का डिड्डू था उसको खोखला कर देती थी और किसानों को उसकी पैदावारी कम मिलती थी, बहुत लॉस कर देती थी। तो कृषि वैज्ञानिकों ने इस पे शोध किया कि इस प्रकार का क्या बीज बनाए जिसके अंदर ये बीटी, ये जो सुंडी लगती है इसके अंदर पिंक बॉलवर्म लगती है वो नहीं लगे। तो इसलिए एक बीटी नाम का जीन आता है, बैसिलस thuringiensis नाम की फुल फॉर्म है इसकी, बीटी जीन, वो कपास के बीज जो है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। कपास के बीज के इंसर्ट करने से उसमें बीटी प्रोटीन ऐसा डेवलप हो जाता है बीज के पौधे के अंदर। उस प्रोटीन के डेवलप होने से जो भी यदि उसके ऊपर जो पिंक बॉलवर्म आती है उसका अटैक होता है तो वो खाते ही स्वतः मर जाती है उसका लार्वा। ये इसका मेजर रोल है। और ये आने के बाद में, बिट्टी आने के बाद में किसानों को बहुत बड़ी राहत हुई है और पैदावारी में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। जहां लोग 8-8, 10-10 स्प्रे करते थे, वहां अपन
सिर्फ और सिर्फ अब बचता है कपास में, तो कीट के नाम से रस चूसक कीड़ा लगता है, जो जिसे अपन सफेद मक्खी कहते हैं या व्हाइट फ्लाई कहते हैं। उसके लिए किसानों को स्प्रे करना पड़ता है, जिसमें अपन कोई भी सिस्टमेटिक कीटनाशी है वो स्प्रे करके अपन उसको कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी मेजर जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से बीटी जीन आने की वजह से अपने को पिंक बॉल वर्म नाम के जो पल्ली छिद्र था, बॉल वर्म था, वो नष्ट हो जाए। तो ये थे हमारे साथ सहायक कृषि निदेशक रामप्रकाश जी बेड़ा, जिन्होंने बताया कि इस बार खरीफ की फसल में जो कपास है किस प्रकार से बोनी चाहिए, कौन सा बीज लेना चाहिए और बीज की सरकार की तरफ से कितनी दरें हैं निर्धारित की गई है, और आप जिस दुकानदार से भी अगर बीज ले रहे हैं तो उसका पक्का बिल जरूर लें। इसका कारण है कि आपके साथ किस प्रकार की कोई अनहोनी होती है या कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है, अगर बीज में कुछ खराबी हो जाती है तो आप बिल आपके पास रहेगा तो आप क्लेम कर सकेंगे। और इस प्रकार की जानकारी आपके साथ हमेशा आगे से लाते रहेंगे, और कृषि विभाग में किस प्रकार की किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत एक सीरीज आपके साथ जरूर हम जल्द लेके आएंगे। तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।